किसी पत्थर की तकदीर संवर सकती है, शर्त है कि सलीखे से तराशा जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने ना जाने कितने ही पत्थरों की तकदीर संवारी है। पिछले 2 दशक में सर के कितने ही छात्र आईएएस आईपीएस बनकर मुखर्जी नगर से मसूरी तक का सफ़र तय कर चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा अखिल मूर्ति सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मनीष जी। सर, आजकल जो मुखर्जी नगर में जिस बात की हवा है वह है प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर के, और ये हवा बनना, ये डर बनना लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स का जो अब स्टेज यूपीएससी ने कर दिया है वो सिलेक्शन का नहीं, रिजेक्शन का कर दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मनीष, ये प्रश्न मुखर्जी नगर का ही नहीं है जी। प्रीलिम्स को लेकर यूपीएससी के अंतर्गत ये देश भर के लिए प्रश्न है जी। और रही बात इस चीज़ की कि जब हम बात कर रहे होते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर, तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो एस्पिरेंट हैं, उनके लिए जो स्वप्न साकार करना होता है उसकी पहली सीढ़ी तो प्रीलिम्स ही है। जी। तो इनफैक्ट आपको बतलाऊं कि वो अब रिजेक्शन के लेवल पर आ गई है, ये एक चिंताजनक पहलू है। और आपको बताएं कि प्रीलिम्स हमेशा से उसी लेवल पर रहा है, क्योंकि यूपीएससी ने तो पैटर्न अपना बहुत पहले से ये तय करके रखा है कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं जी, उसी प्रोपोर्शन में जो है 12 to 13 टाइम्स वो मेंस के लिए बच्चों को क्वालिफाई करा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि तब और अब में अंतर सिर्फ ये आ गया कि एक हिंदी माध्यम का रिज़ल्ट जी, ये 2011 के पश्चात उसमें जो गिरावट हुई है वो ज़रूर चिंताजनक एक पहलू है। प्रीलिम्स के लेवल पर सर, आपने बहुत अच्छा कहा कि हिंदी माध्यम का, तो प्रीलिम्स के लेवल पर अगर देखें तो वहीं हिंदी माध्यम के बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और आफ्टर ऑल रिजल्ट जो होता है सिलेक्शन का उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऐसा क्या है कि हिंदी माध्यम के बच्चों का सिलेक्शन अचानक से गिरा है? देखिए, अगर हम फिर बात को वही दोहराएंगे, कई मंच पर मैंने इस चीज़ को बोला भी है कि ठीक है 2011 में सीसेट का एक नया पैटर्न आया जी, ऑप्शनल हटकर, लेकिन अब तो 1 दशक हो गए और अगर उन परिवर्तनों से हम अभ्यस्त ना हो पाए और अगर अभी भी हम ये विलाप करते रहें तो मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और प्रीलिम्स के लिए ज़रूरत है जो यूपीएससी ने अपना सिलेबस तय किया है, जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ जीएस में है, पेपर 2 जिन्हें हम सीसेट कह रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रहेंशन, है ना। तो इसका मतलब है कि हमारी तैयारी उस रूप में नहीं हो रही है जी। और अगर वह बच्चा जो एग्ज़ाम दे रहा है दरअसल उसके मनोविज्ञान को ही अगर हमने जो है कुंद कर दिया तो रिज़ल्ट कहाँ से हो जाएगा? ये माध्यम का मामला ही नहीं है जिसको अब माध्यम कहा जा रहा है। हवा बना हुआ है कि इंग्लिश माध्यम के बच्चे कर लेते हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे परेशान होते हैं। आपको मैं बताऊं कि आखिर 2011 से पहले हिंदी माध्यम के पास रिजल्ट कहाँ से आता था? मैं कई सारे जगह पर मैंने शो किया है, यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट्स हैं जी, कि अराउंड 40-45% हिंदी मीडियम का स्टूडेंट क्वालिफाई करता था। और चूँकि ऑब्वियस है कि ऑल इंडिया सर्विस एग्जामिनेशन है तो उसमें संख्या इंग्लिश मीडियम की ज़्यादा होती थी, लेकिन लगभग अगर 10 से 11 हज़ार बच्चा मेंस दे रहा था तो उसमें लगभग 5,000 बच्चा जो है वो हिंदी माध्यम का मेंस दे रहा होता था। जब मेंस देगा तो सिलेक्शन भी होगा। तो उस समय क्या सुविधाएं ज़्यादा थी, या कह दिया जाए कि हिंदी पट्टी के बच्चों के लिए उस समय का बड़ा बढ़िया वातावरण था, एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा था, वो तो आज भी वही है जी, बल्कि उससे बेहतर ही हुआ है। एकदम सुविधाएं ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि आज और कल में अंतर एक चीज़ का आ गया कि हम उसकी पूर्ति के लिए प्रयास न करके हम उसके न होने पर बैठकर चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। हवा बना दिया है लगभग। एकदम ये बाजार का एक तरह से कह सकते हैं कि एक हवा है। दौर ऐसा चल रहा है कि जिसमें कुछ भी बोल देना है, प्रामाणिकता उसकी कितनी है इसको टेस्ट करने के लिए कहाँ कोई जा रहा है। फैक्ट चेक की बात कर रहे हैं सर। अच्छा सर,
प्रीलिम्स का अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही दिसंबर का महीना खत्म होने वाला होता है, जनवरी का महीना शुरू होता है, नया साल सबके लिए बड़ा सुखद होता है। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं होता है। कारण होता है कि उसको सामने प्रीलिम्स नज़र आता है। 150 दिन के आसपास अब बचा है, कैसी रणनीति बनाए छात्र? देखिए, एकदम ठीक बात है कि नया साल, नई उमंगें, नया जोश, नए रेजुलेशंस, ये सब होते हैं। लेकिन यूपीएससी के बच्चे के लिए वो उसके करियर का एक डिसाइडिंग ईयर हो जाता है कि अब 2023 एंट्री करने जा रहा है जी। और हम एक नए जोश के साथ नए साल को उत्साह के साथ उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन उस बच्चे के दिलो दिमाग में एक चीज़ है कि 28 मई को क्या होगा, क्या हो गया। अभी तक तो मेरा कुछ तैयारी नहीं है। आप तो क़यामत का दिन कहते हैं प्रीलिम्स के दिन को। मनीष, सच पूछा जाए तो इस यूपीएससी की तैयारी करने वाले के लिए क़यामत ही है वो। अच्छा। और यकीन मानिए, अगर हमने उस रिक्वायरमेंट को, उस सिलेबस को पूरा नहीं किया तो क़यामत में बिखरना तय है। 2 साल की तैयारी और 2 घंटे में सब बर्बाद एकदम। जी। तो मैं आपको नेटसेल में बात कहूँ, प्रीलिम्स को लेकर घबराना नहीं है। और सच बात तो ये है कि विवेकानंद जी ने भी इस बात को कहा हुआ था कि कहीं ना कहीं अपने को निर्बल मानना सबसे बड़ा अपराध है। जी। और आज मैं ये बात बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि मुखर्जी नगर का और हिंदी माध्यम का बच्चा अपराधी है, क्योंकि वो अपने को निर्बल मान नहीं लिया, उसको लोगों ने मनवा दिया, हीन भावना डाल दिया एकदम। वरना ये वही मुखर्जी नगर की ज़मीन है जी, बिल्कुल, जिसमें यूपीएससी के अंतर्गत 3rd रैंकर किरण कौशल, 5th रैंकर अजय कुमार मिश्रा, 9th रैंकर जयप्रकाश, 10th रैंकर लोकेश कुमार सिंह, प्रदीप कुमार, और फिर सीरीज है निशांत जैन। वही शिक्षक हैं, आप लोगों से ही पढ़े हैं, सब कुछ वही है। यही तो अपनी आंखों से देखा है बनते हुए, और अब वो चीज़ बिखरते हुए भी। जी। तो बस इसलिए लगता है कि चीज़ वही है, मेहनत भी बच्चा कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसका कारण है कि वह उस दिशा की तरफ कहीं ना कहीं भटक गया, हीन भावना आ गई है, बाजार के चंगुल में पड़ गया है, ये सब चीज़ों में फंसा है। अगर देखें तो टाइम मैनेजमेंट अब कैसे हो, समय कम है, सीसेट भी पढ़ना है, जैसा आपने कहा, अभी सीसेट पे आपने चर्चा किया, प्रीलिम्स के सेगमेंट 6 हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, कैसे टाइम मैनेजमेंट हो अब? देखिए, अगर आप टाइम कैलकुलेट करके बैठे हैं तो 150 डेज अराउंड अभी बच गया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि 6 सब्जेक्ट और एक अगर सेगमेंट को हम करंट अफेयर्स के रूप में देख लें जी, तो 7 ऐसे टॉपिक होते हैं। 7 ऐसे टॉपिक हो गए। और ये जीएस का पेपर 1 का है। पेपर 2 पर तो ध्यान ही नहीं देते, उसको मान लेते हैं कि क्वालिफाइंग है, हो ही जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं फेल होने का, सफल होने का एक बड़ा एरिया है। मैंने तमाम ऐसी मार्कशीट देखी कि जिसमें जीएस में बच्चा अच्छा कर रहा है, लेकिन वह सीसेट में पेपर 2 में क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा। और उसका कारण यही है कि उसको लगता है कि कर लेंगे, और मैथ्स है, रीजनिंग है, कॉम्प्रहेंशन है। मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा समस्या नहीं है। अगर मैं 1 साल पहले, 2 साल पहले के ट्रेंड को देख पा रहा होता हूं, तो मुझे लगता है कि लगभग 23 सवाल, 24 सवाल जो आपके आ रहे हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, 27 सवाल, 28 सवाल कॉम्प्रहेंशन के, तो 27 क्वेश्चंस टोटल करने हैं। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है, आपको बतलाऊं कि अब वो दौर आ गया है कि आप बैलेंस करें इस चीज़ को, कि आपके पास 150 डेज है। आप अपने सब्जेक्ट को, जो 6 कोर सब्जेक्ट हैं जीएस के लिए यूपीएससी ने सिलेबस में रखे हैं, कि उसमें आप ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और साथ में मैथ्स, रीजनिंग के लिए समय देना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि कट ऑफ बतला रहा है कि आप बैलेंस करके चलिए। आप अराउंड 55%
अगर हैं, लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखें, उसके पहले के कट ऑफ को देखें, जी तो वो 42% का 43% का कट ऑफ है प्रीलिम्स में। तो मुझे लग रहा है कि ये तो एक स्ट्रेटजी का पार्ट है हमारे, कि हमको करना ये है कि हर सब्जेक्ट का कोर एरिया को हम डिवाइड करें। और मैं आपको बहुत फ्रेंकली बताऊं कि बच्चा है, तैयारी कर रहा है, मशीन नहीं है वो। जी वो पढ़ेगा, भूलेगा भी। भूलेगा इसका मतलब कि रिवीजन के लिए भी समय चाहिए उसको। अभी से लेकर अगर 3 टाइम्स उसका सभी चीज़ों पर रिवीजन नहीं है, तो वो ये मान ले कि वो 2024 के लिए एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दे। मैं इस मामले में बहुत ही बुरा माना जाता हूँ कि मैं 3 बार रिवीजन कम से कम करें। एकदम स्मरण शक्ति, यानी कि जो आप कह रहे हैं कि जो बातें हो, फैक्ट हो, वो अचेतन मस्तिष्क में जाके बैठ जाए एकदम। और पढ़ाई करना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है, ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है एकदम। यूपीएससी आपके लिए अपना लेवल नीचे नहीं करने नहीं वाली करेगा। जी। अभी सर बहुत अच्छी बातें आपने कही। मैं जो छात्रों से बात किया हूँ उनका कहना है कि जो जीएस में जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो जीएस के पेपर में तो फिर भी हो जाता है, समय बच जाता है या समय पे हम 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन सीसेट में क्वेश्चन जानते रहते हैं लेकिन हम समय ही नहीं मैनेज कर पाते हैं। वो 80 प्रश्न अटैम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं, 40-50 तक बहुत बच्चे नहीं जा पा रहे होते हैं और फिर सर पीटते हैं कि आता हुआ प्रश्न छूट गया। इसको कैसे करें? आपको बताएं कि यूपीएससी में ऐसे भी आया हुआ था इस चीज़ को लेकर। अच्छा। कि पानी में तैरता हुआ जहाज पानी में ही तैरता है। क्या बात है। और डूबता केवल उस जहाज में छेद की वजह से। बहुत बड़ी बात है। तो इसी तैयारी में करते हुए, इसी सिलेबस में, इसी पूरे पैटर्न के अंतर्गत वो लोग क्वालिफाई भी कर रहे हैं जी। और जहाँ छेद हो गया वहीं लोग डूब भी जा रहे हैं। तो ये यूपीएससी की ज़रूरत है कि आप सीसेट को कब से आप शुरू करना चाह रहे हैं, अभ्यास करेंगे नहीं, आप सोचेंगे कि क्वालिफाइंग है। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बतलाता हूँ, बहुत कम लोगों को इस चीज़ को ध्यान है और मैं इस चीज़ को इसलिए बतला रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो रिजर्वेशन के अंतर्गत हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, उनके लिए ये होता है कि चलो ये मैंने कट ऑफ देखा और ये कट ऑफ कहीं ना कहीं हम ठीक लग रहा है और हमारा हो जाएगा। और वो सीसेट में क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है जी कि ये कोई भी रिजर्वेशन सीसेट के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। और ये बात समझा भी नहीं रहे हैं कोई, मैं देख रहा हूँ। दिक्कत ये है कि खुद को समझेंगे तब तो समझाएंगे। आज के दौर की एक समस्या ये भी है। तो विद्यार्थी को अपना खुद यूपीएससी से बेहतर गाइडलाइन देने वाला और कोई नहीं है। उसकी वेबसाइट पर जाएं, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स को देखें और सिलेबस को देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें। उससे बेटर कोई उनके पास दूसरा कोच नहीं है। हम जो कुछ भी कह रहे होते हैं और कर रहे होते हैं वो उसी रिपोर्ट्स के आधार पर। तो मैं तो कहता हूँ कि सीधे बच्चों को कि आप डायरेक्ट जुड़ो उस चीज़ से। और यही वजह है कि आप, सीधी सी बात है, अपने हाथों से, अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को बंद कर लोगे और कहोगे कि अंधेरा छा रहा है, तो अंधकार तो नहीं है जी। इसलिए जी खुद को प्रकाशित करो जी। अभी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात की, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना और कितने साल पिछला क्वेश्चन देखें? मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है और मैं ये मानता रहा हूँ और तमाम बच्चों के साथ जो उनके रिजल्ट हुए हैं उनके भी अनुभव हमारे साथ जुड़े कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार देखना चाहिए। और इसलिए नहीं कि वो रिपीट होते हैं जी, बल्कि इसलिए देखना चाहिए कि आप उस क्वेश्चंस के अपने इंटेंस को समझ पाते हैं कि इसका मतलब क्या है, कहाँ से जुड़ सकता है। उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा, उसके शब्द एकदम परफेक्ट नपे तुले होते हैं।
वो शब्द ही, वो वाक्य ही अपने आप में आपको इशारा भी करते हैं कि आपकी पढ़ाई कहाँ से और कहाँ होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए। तो आपको कई बार होता है कि हम दुनिया भर की टेस्ट सीरीज खाली बूझो तो जाने जैसे प्रश्नों को लेकर चल रहे हाँ, होते हैं, फैक्ट से भरा होता है बस। मुझे लगता है कि जो है एक अंतहीन यात्रा है, अंतहीन यात्रा है। और इतना बच्चा रात दिन पढ़ रहा है। और मैं अब क्या बतलाऊं, मेरे पास तो आते हैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ को लेकर कि मैं एंजाइटी का शिकार हो गया, मैं डिप्रेस हूँ, और मैं फील करता हूँ कि इतना पढ़ने वाले बच्चे इस दौर में कैसे जो है सिलेक्शन के बाद प्रेशर फील करेंगे। बहुत बड़ी बात कही आपने कि अभी तो उनको डिस्ट्रिक्ट संभालना है, और ये सिलेबस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और इसका कारण वो खुद नहीं है, मीडिया शक्ति, मीडिया भी है। और मैं अगर समझूं तो मुझे आपसे गुस्ताखी करते हो, मुझे लगता है कि थोड़े बहुत जो हैं, जो इस क्षेत्र में लोग हैं जुड़े हुए, उनका भी थोड़ा इसमें हाथ है कि वो इस तरह से माहौल बनाते हैं कि लगने लग जाता है कि शायद यूपीएससी से बड़ा कुछ और नहीं है, जीवन भी नहीं। देखिए, आपको बतलाऊं, आपको आश्चर्य होगा कि जिस बात को आप कह रहे हैं जी, यही तो मीडिया की शक्ति है ना। जब हम अपने तर्क और अपने विवेक का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं जी, तो मीडिया जो चाहता है वही होता है। रील्स और उसका जमाना चल रहा है आजकल तो 59 सेकंड में एक रील्स खत्म हुआ, दूसरा आ गया, उससे हम डिसाइड कर रहे होते हैं। जी, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये गोरे होने वाली क्रीम अफ्रीका के देश में बिक रही है और खूब बिक रही है। जो भौगोलिक और जलवायु के आधार के स्तर पर तर्क को न समझ रहा हो, बिल्कुल, तो अब अंदाजा लगाने की ज़रूरत है। तो जो आप कह रहे हैं वो हर जगह ऐसे लोग हैं, हर जगह, लेकिन मुझे तो लगता है कि एक विद्यार्थी होने के नाते पहली ज़रूरत होती है कि उसको अपने सिलेबस को उठाए, जो सब्जेक्ट है उनको उठाए, और उसको इंडेक्सिंग करे। एक एक, जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी है, जो चैप्टर्स आप पढ़ते हैं उसको इंडेक्सिंग करें एक कॉपी पर, नोटबुक पे, ये चैप्टर्स हैं, क्योंकि आपके सारे सेगमेंट आपके सारे इक्वली वीक नहीं होंगे, कुछ वीक होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छा होगा। हाँ। तो आपको आपकी वीकनेस कैसे पता चलेगी? तो आपको उसके लिए एक ज़रूरत है कि आप जो है वहाँ पर इंडेक्स बनाएं। ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, आपने 10 लिख दिए, 10 में 3 हमारे अन्य की तुलना में ज़्यादा वीक नज़र आ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा उसको समय देने की ज़रूरत है। यही टाइम मैनेजमेंट। जी, बहुत अच्छा कहा आपने सर। प्रीलिम्स में जैसा कि आपने पहले जोड़ा भी था कि एक 7वां सेगमेंट भी है, करंट अफेयर्स, और वो सबसे मजबूत आजकल हो रहा है, उसके क्वेश्चन भी बढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स को लेकर के छात्रों में बड़ी अफरा तफरी रहती है, खास करके आखिरी के 2-3 महीनों में। कहाँ से पढ़ें, कितने साल का पढ़ें, कौन सा मैगजीन, अखबार, क्या? आप यूपीएससी के तैयारी करने वालों की दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूँ, मैं तो विद्यार्थियों से रूबरू होता ही रहता हूँ जी, और अब ये बता भी रहा हूँ मैं कि करंट अफेयर्स और करंट इवेंट्स ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जिसे आप कह रहे हैं कि कब से कब तक का पढ़ लें, क्या चीज़ कर लें, तो वो किस महीने का उठा लें और कितने साल का पीछे का कर लें, वो तो केवल इवेंट्स का मामला है। सच बताएं आपको तो करंट अफेयर्स पूछा जाता है जी, और हम मैक्सिमम लोगों को तैयारी करते कराते में देख रहे हैं करंट इवेंट्स की। तो घटनाक्रम तो अनेक हो सकते हैं जी, लेकिन घटनाओं का संबंध ये विषय के साथ जुड़ता है। कन्वेंशनल टॉपिक आपका तैयार नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है नहीं आपकी, और आप ऐसे में करंट इवेंट्स को जो है रट रहे हैं, नोट बना रहे हैं। तो पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर सचेत कर दूँ कि करंट अफेयर्स के लेवल पर चीज़ों को समझना है, संबंधों का अध्ययन है कि अगर वह संसद में अगर बायकॉट हो रहा है, बहस हो रही है,
वह अगर किसी स्तर पर गतिरोध पैदा हो रहा है तो फिर हमारे अपने संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राज व्यवस्था में इसका नुकसान क्या हो जाएगा। ना कि वो आवर्स हम रट रहे हैं कि 60 घंटे खराब हुए आज, न्यूज़पेपर में तो ये भी आएगा। हाँ। और मैं देखा हूँ लोग नोट्स बनाकर मेरे पास ले आते हैं, दिखाते हैं अच्छा। कि सर ये मान लीजिए पूछ लीजिए कि कितने घंटे जो है खराब हुए। अच्छा। तो अंत है तथ्यों का जी। इसलिए तथ्यों को नहीं, संबंधों को देखने की जी। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिनका आंसर यूं तो किसी को नहीं पता होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, एलिमिनेशन प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो किया जाए तो उसका आंसर निकल सकता है। तो छात्र एलिमिनेशन प्रोसेस पर कैसे काम करें, प्रैक्टिस कैसे करें उसकी? देखिए, पहली चीज़ है कि एलिमिनेशन शब्द जितना आसान लगता है जी, उसको अप्लाई करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत होगी। तो जब हम अभ्यास कर ही नहीं रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, और आपको मैं बता दूं जो आज के दौर की स्थितियां हैं, ये तमाम स्तर पर प्रैक्टिस सेट, किताबें 10-10 हज़ार प्रश्नों को लेकर या कौन सी चीज़ों को लेकर, उनमें एलिमिनेशन का थ्योरी लगेगी ही नहीं। जी, आप इस बात को समझिए, तरीका ही गलत है, बदल गया। हम टेस्ट सीरीज में वैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सही या गलत, वो पेपर बना ही नहीं रहे हैं इस टाइप के कि आपको एलिमिनेशन का वहां पर मिल सके मौका। जबकि यूपीएससी के अंतर्गत आप जो 40% क्वेश्चन है, 30% क्वेश्चन है, वो एलिमिनेशन थ्योरी पर बेस्ड होते हैं। जी। तो समस्या है जहां पर हमें कार्य करना है वो स्थान कार्य करने का ही नहीं। अब आपको मैं बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं। अभी तो यूपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी चल रही है जी, और हर जगह मॉक और ये सेशन, तो बच्चे भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए आप इस बात को लेकर कि जो मॉक सेशन चलते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाता है, बच्चे आके अपना बताए, दुखड़ा भी रोए इस चीज़ को, कि उसमें गलतियां निकालना ऑब्जेक्टिव हो गया। जबकि यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड पे वह आपकी गलतियां निकालने के लिए नहीं बैठे हैं, आपकी क्वालिटी को देखने के लिए बैठे हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने सर, तो खूबियां जानना चाहते हैं, वो खूबियां जानना चाहते हैं। और यहाँ पर हम जो मॉक कर रहे हैं वो गलतियां निकालने का कर रहे हैं। तो इसलिए अप्रोच ही अलग है, इसलिए वहाँ का एनवायरनमेंट ही अलग होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स आप बोलिए और पूछिए तो उनको क्या वो बोलते हैं कि जो है सर इतना मैं बहुत टफ था, मॉक में, मतलब सर मेरा ये आता था, लेकिन सर मैंने थैंक गॉड कि जो है वहाँ पर बहुत ही बैच बहुत कोऑपरेटिव था, बोर्ड बहुत कोऑपरेटिव था। बिल्कुल सही कहना सर, आप अधिकांशतः छात्र ये कहते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट। सर, प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे चयन करें अच्छे टेस्ट सीरीज का? देखिए, आपके प्रश्न जो है ना बड़े मारक हैं। आप कहीं ना कहीं खुद उस कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े हुए हैं, मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं जी। तो प्रश्न तो आपके ऐसे हैं कि जिसमें अब एक शब्दों में क्या जवाब दिया जाए। आप कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज अच्छी कैसे हो, उसका कैसे चुनाव किया जाए, चयन भी कैसे करें, बताइए जी। यहाँ तो ये निकलता है कि आज के दौर में कि हम टेस्ट सीरीज शुरू कर दिए हैं, हाँ, और बच्चा उसको ले रहा है सिर्फ इस भाव के साथ कि चलो टेस्ट देकर अभ्यास कर ले। और मैं देख रहा होता हूँ कि लोग पूछ रहे होते हैं कि सर हमने यहाँ की टेस्ट सीरीज़ ले ली, ये बाज़ार से ख़रीद लिया, ये कर लिया, इतने पेपर कर लिया। मैं आपको अभी बताऊँ कि अगर आप 100 प्रश्नों को के टेस्ट पेपर को उठाते हैं, 2 घंटे में आप कर लेते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज़ का 1% का फ़ायदा नहीं उठाने जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव ही क्या है, ये आप इसका मतलब फिर वही चीज़ गलत है। आप सही और गलत के लिए तो ये तो फिर तो बात यही हो गई कि जितना आपने जाना है वो आपने परफॉर्म कर दिया, तो चलिए 100 में से आपके 50 सही हो गए, 60 सही हो गए।
तो आपको लगेगा कि मेरे 50 सही हो गए, कभी 55 सही हो गया तो आपको लगेगा बहुत अच्छा होगा, कभी 40 हो गया तो आपको लगेगा कि मेरा कमज़ोर हो गया। तो राइट और रॉन्ग का मामला ही नहीं है जी आप उस टेस्ट सीरीज से इम्प्रूव कैसे कर रहे हैं अपने आप को। जी इसका मतलब हुआ कि टेस्ट सीरीज को जब आप सॉल्व करते हैं तो सही और गलत तो हो गया, लेकिन अब गलत हो रहे हैं चीज़ें उनको एनालाइज करने की ज़रूरत है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है और एक एक प्रश्न के स्तर पर दिए गए ऑप्शंस को रिकॉल करने की ज़रूरत होगी कि ये है, इस टॉपिक से संबंधित है, ताकि दोबारा कभी वहाँ से प्रश्न आए तो हम गलत ना करें। इसी से जुड़ा एक प्रश्न सर, आपने टेस्ट सीरीज पे अच्छा कहा, संस्कृति आईएएस छात्रों के टेस्ट सीरीज के लिए क्या व्यवस्था कर रही है इस बार? एक ईमानदार प्रयास और आपको बतलाऊं कि संस्कृति आईएएस का गठन जिस दौर में और जिस उद्देश्य के साथ हुआ है जी उसमें पहली और अंतिम जी स्थिति एक ही है कि बच्चे का रिजल्ट होना चाहिए। जी हम संख्या गुणा भाग में विश्वास नहीं रखते, पूरी टीम संस्कृति में ये वे हम सब अध्यापक उसी चीज को लेकर चल रहे हैं कि जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस होंगे वो टेस्ट सीरीज सभी अध्यापकों के अपनी आंखों से गुजरे होंगे। अच्छा, एक टीचर का जो अपना देखने का नज़रिया है, उसके 20 साल का अनुभव है, उसको यूपीएससी के पेपर किस साल में क्या है देखते देखते बताते बताते ये चीज़ पता है, तो हम टेस्ट पेपर में इस बात को ध्यान में रखते हैं कि यूपीएससी की संवेदना को हम उसमें पुनर्जीवित कर सकें। तो हर टीचर अपने अपने टेस्ट पेपर के साथ बहुत निकटता से गहनता से जुड़ता है और फिर विकल्प भी उसी स्तर पर होते हैं और हमारा उद्देश्य कहीं पर भी टेस्ट सीरीज में ये नहीं होता कि बूझो तो जाने और ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, और जब कहीं नहीं मिलेगा तो यूपीएससी में भी नहीं मिलेगा। एक आखिरी प्रश्न सर, करंट अफेयर्स की हमने बात की, तो वही बात कि संस्कृति आईएएस जो है करंट अफेयर्स के लिए क्या करने जा रही है? देखिए एकदम ठीक बात है, हम इस मामले में गंभीर हैं। एक तो क्लासरूम प्रोग्राम अपनी जगह है ही है, हम अभी जल्दी शुरू किए एक प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम, बच्चों का अपार इसमें जो है विश्वास दिखाई पड़ा और जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर बढ़ी। तो अब हम उन्हीं बच्चों को और जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैंने क्या हुआ है कि करंट अफेयर्स की क्लासेस जो संबंधित विषय के अध्यापक हैं वो ही कराएंगे। अच्छा जी, अब सपोज करिए कि अब साइंस में अब रितेश सर पढ़ा रहे हैं, अब जो स्पेस टेक्नोलॉजी, जो रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी वो पढ़ा रहे हैं, करंट में कोई ऐसी घटना हुई है, कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं, कुछ ऐसे विकास हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो वो टीचर अपने उस कन्वेंशनल टॉपिक से उसको कनेक्ट करके बता देगा। जी, इकोनॉमी में अरुण सर हैं, अब अगर बजट पास हो रहा है, सर ने इकोनॉमी की क्लास में बजट को पढ़ाया, ब्रीफ किया, बजटिंग के लेवल पर टर्मिनोलॉजी को स्पष्ट किया, शब्दावलियों को एक एक करके स्पष्ट किया। अब करंट वो बजट तो एक तरीके से इस वर्ष के लिए क्या क्या योजना है, लेकिन योजनाएं किस उद्देश्य से चलाई जा रही है तो पहले से ही स्पष्ट है। बिल्कुल। तो इसलिए क्या होता है कि हम संस्कृति के अंतर्गत वही अध्यापक जो अपने विषय को पढ़ा रहे होते हैं उस समय तक के एक वर्ष के पिछले घटनाक्रम को संबंधों से जोड़कर स्वयं बताएंगे, और ये अलग से इसकी क्लास भी होगी। जो ऑफलाइन में उनको तो हम दे ही रहे होंगे, हमने अपने प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम के संदर्भ में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। अच्छा, कि सभी बच्चों के लिए जी लाभ मिल सके। सर वैसे तो आपने सभी बातों का बखूबी जवाब दे ही दिया है, लेकिन फिर भी नया साल भी आ रहा है और प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी अब नज़दीक ही है, तो जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे सिविल सर्विसेज अभ्यर्थियों के लिए आप? देखिए,
मैं आते आते भी यही मैसेज दिया था और जाते जाते भी यही दूंगा, और जब जब आप मुझसे पूछेंगे तब तक मैं यही मैसेज दूंगा जी। कि ईमानदारी से अपने ऊपर भरोसा रखें और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। 150 दिन अपनी तकदीर को बदलने के लिए पर्याप्त है। संतुलित रहिए, मेहनत कीजिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ सर से जो हमारी आज ये मुलाकात हुई है यह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी। जल्दी ही हम अपने दूसरे मेहमान के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति IAS। नमस्कार।